तो ये थी हेडलाइंस। अब सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, जरा ये बता दें आपको पूरा हाल, पूरी कहानी आज दिन भर की। दिल्ली के आबकारी नीति कथित घोटाले को लेकर आज ईडी ने देश भर के 40 ठिकानों पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने हैदराबाद, बेंगलुरु, मैंगलोर और चेन्नई में भी रेड डाली। दिल्ली में छापेमारी कर चुकी है। इससे पहले 6 सितंबर को ईडी ने दिल्ली और दूसरे शहरों के 35 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की थी। दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर बीजेपी और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है। बीजेपी ने इस पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा था कि इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 19 सितंबर यानी कि सोमवार को बीजेपी में शामिल होंगे। कैप्टन अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी बीजेपी में विलय करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाई थी। सूत्रों के मुताबिक इस विलय के बाद बीजेपी कैप्टन को पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद पंजाब विधानसभा चुनाव में कैप्टन का मुख्य चेहरे के रूप में प्रस्तुत कर चुनावों में अकेली उतरेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए फंड न देने पर दुकानदार के साथ कथित तौर पर धमकी देने का मामला सामने आया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक केरल के कोल्लम में यात्रा के लिए 2000 रुपए न देने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ने सब्जी विक्रेता के साथ बदसलूकी की खबर है। दुकानदार ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उसने 500 रुपए दिए लेकिन उन्होंने 2000 रुपए की मांग की। इस विवाद के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तराजू को नुकसान पहुंचाया, सब्जियां फेंक दी। मामले ने तूल पकड़ा तो कांग्रेस ने पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया। बिहार के बेगूसराय गोलीकांड के रहस्य से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। जिले के एसपी के मुताबिक गोलीकांड में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वो पहले से ही संगीन मामलों के आरोपी हैं। एसपी के मुताबिक घटना को वर्चस्व के लिए, दहशत फैलाने के लिए अंजाम दिया गया। आपको बताएं कि पिछले मंगलवार की शाम 4 अपराधियों ने 40 किलोमीटर तक सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग की। बेगूसराय से पटना तक करीब 40 मिनट तक हुई इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हुई, 10 लोग घायल हुए। अब पुलिस साजिशकर्ताओं की तलाश में है। भारी बारिश से लखनऊ के कैंट इलाके में बड़ा हादसा हो गया। इलाके के दिलकुशा कॉलोनी में निर्माणाधीन दीवार गिरने से उसके नीचे दबकर 9 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इसी तरह उन्नाव जिले में असोआ थाना क्षेत्र के कांथा में कच्चा मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना पर दुख जाहिर किया। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए। दिलकुशा कॉलोनी में पुरानी दीवार का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके लिए मजदूर रुके हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों के मान्यता प्राप्त स्कूलों में समान ड्रेस कोड लागू करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह तय करना कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय के बेटे ने कॉमन ड्रेस कोड को लेकर याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि कॉमन ड्रेस कोड से छात्रों के बीच समानता, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल होगी। याचिका में कहा गया कि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चीन और सिंगापुर आदि देशों में स्कूल और कॉलेजों में एक समान ड्रेस कोड है। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई आधार में एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। यूआईडीएआई का कहना है कि लोगों को हर 10 साल में स्वेच्छा से अपना बायोमेट्रिक डेटा अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। फिलहाल 5 और 15 वर्ष की आयु के बाद बच्चों की बायोमेट्रिक डिटेल को अपडेट करना अनिवार्य है। यूआईडीएआई के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि लोगों को 10 साल में एक बार अपने बायोमेट्रिक, जनसांख्यिकी डेटा वगैरह को अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। और अब कवर स्टोरीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। एससीओ के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ युद्ध की वजह से खड़े हुए संकटों पर बात की, बल्कि एससीओ देशों को सुधार और विस्तार के मंत्र भी दिए। समरकंद में अपने करीब 5 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने नाम तो किसी देश का नहीं लिया, लेकिन संदेश सभी के लिए था, खास तौर से चीन और पाकिस्तान के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत एससीओ सदस्यों के बीच ज्यादा सहयोग और विश्वास का समर्थन करता है
उन्होंने कहा कि दुनिया कोविड महामारी से उबर रही है। यूक्रेन क्राइसिस और कोरोना की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन में कुछ दिक्कतें आई हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया एनर्जी और फूड क्राइसिस का सामना कर रही है। ऐसे में एससीओ देशों के बीच सप्लाई चेन विकसित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान भारत के विजन को लेकर भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत इनोवेशन का समर्थन करता है। एससीओ देशों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत में 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। हम नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप की स्थापना करके एससीओ सदस्यों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। एससीओ समिट के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की और ये मुलाकात पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। इस दौरान पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के संबंध समय के साथ और मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दौर, आज का युग युद्ध का नहीं है। उन्होंने यूक्रेन के साथ कूटनीतिक और संवाद के जरिए समाधान निकालने पर भी जोर दिया। पीएम मोदी की चिंताओं को लेकर पुतिन ने भी कहा कि यूक्रेन को लेकर वो भारत की चिंताओं से वाकिफ हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में खाद्य सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। पुतिन का साफ तौर पर कहना था कि भारत की चिंताओं से वो वाकिफ है और वो खुद चाहते हैं कि ये जो यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है वो जल्द से जल्द खत्म हो। दुनिया के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं उस पर भी बातचीत की गई। फूड सिक्योरिटी, फ्यूल सिक्योरिटी, उर्वरकों की दिक्कतें। उन्होंने कहा कि हमें इसका हल निकालना होगा और इसकी पहल आपको करनी होगी। रूस के राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शाफकत मिर्जियोयेव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। एससीओ की इस बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इनके साथ कोई भी द्विपक्षीय बैठकें नहीं की। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। और चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के विजिटिंग प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस मुलाकात का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की एससीओ समिट से इतर ये मुलाकात, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि ये दौर युद्ध का दौर नहीं है, ये वाक्य हेडलाइन बना हुआ है। क्या है इस वाक्य में बिटवीन द लाइन्स? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये शंघाई सहयोग संगठन अपने आप में ही अमेरिका के लिए लगातार चिंता का विषय बना रहता है। उनको लगता है कि ये अपना एक अलग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह का संगठन तैयार करके जो दूसरे संगठन जो अमेरिका को दुनिया का लीडरशिप देते हैं उनको कमजोर करना चाहता है। और उसमें खासकर पिछले आप देखें 7 महीनों में यूक्रेन संकट के चलते जो आक्रोश अमेरिका में राष्ट्रपति पुतिन को लेकर है, उसके चलते भारत का जो रुझान है रूस के प्रति और भारत का रुझान जो राष्ट्रपति पुतिन की ओर है, उसको लेकर लगातार अमेरिका में चिंता बनी रही है। आप देखें कि वहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट ने ये भी कहा कि यदि कोई भी देश राष्ट्रपति पुतिन से इतना तालमेल बनाता है तो कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहा कि रूस आतंकवाद की जननी है, एक तरह से वो स्टेट ऑफ टेररिज्म की बात की उन्होंने। तो इस परिप्रेक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री की आप देखें कि आखिर समय तक ये कंफर्मेशन नहीं आया था कि क्या प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो जब मुलाकात हुई तो उसका एक तरह से बहुत महत्व हो जाता है, क्योंकि अमेरिका की नजरें उस पर लगातार लगी हुई हैं और इसलिए शायद बड़े ध्यान से प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि युद्ध शायद आज का विकल्प नहीं है, ताकि एक तरह से बहुत ही परोक्ष रूप से
क्योंकि डिनाउंस नहीं किया है भारत ने रूस के जो मिलिट्री एक्शन है रूस का यूक्रेन में, तो एक तरह से ये जो मॉडरेशन लाने की बात है या संतुलन बनाने की बात है अमेरिका के रिश्तों में, अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में अमेरिका के साथ और रूस के साथ, उसके चलते मुझे लगता है ये मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण थी और उसको बहुत ही संतुलन बनाए रखने के साथ साथ भारत ने मुलाकात को किया भी है, क्योंकि भारत के जो संबंध है रूस के साथ बहुत खास हैं, लंबे समय से हैं। इसलिए मुझे लगता है ये जो युद्ध की बात की है ये बहुत सोचकर बात की है कि कम से कम अमेरिका को ये लगे कि भारत की जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति पुतिन के साथ, उसमें एक तरह से संतुलन और मॉडरेशन लाने की कोशिश इसमें दिखी। और भारत जाहिर है कि अब अध्यक्षता इस संगठन की भारत के हाथ में है अगले 12 महीने के लिए, तो उसके चलते भी भारत इस संगठन को किस ओर ले जाना चाहता है, इसको लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं पूरे पश्चिमी देशों में, अमेरिका में। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो पिछली शाम में उनकी मुलाकातों में ना शामिल होना और बाद में ये बात करना कि युद्ध अच्छी बात नहीं है, तो ये एक तरह से संकेत शंघाई सहयोग संगठन के देशों के लिए भी है और उसके साथ साथ पश्चिमी देशों के लिए भी इसमें संकेत है। अब सर इसमें अब इसके दो छोर हैं और उन दो छोरों को रिप्रेजेंट करते हुए आप और हम हैं। आज का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है वो पत्रकारिता की दृष्टि से हेडलाइंस बना स्वाभाविक रूप से, और आप जैसे बुद्धिजीवी उसका एनालिसिस करेंगे, लेकिन ये हेडलाइंस जब बॉम्बार्डमेंट इसका होगा और राष्ट्रपति पुतिन और उनके जो सहयोगी देश हैं इंक्लूडिंग चाइना बाकी वहां तब जब जाएगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट को पश्चिमी देश इस तरह से संभवतः प्रस्तुत करेंगे कि देखिए भारत भी अब मानता है कि जो पुतिन कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारत पर आरोप लगता रहा है कि वो चुप्पी साधे हुए है और कुछ कह नहीं रहा है इस पे। तो जब ये वाला एनालिसिस पुतिन पे और उनके सहयोगी देशों में आएगा, तो क्या भारत के प्रति कुछ नजरिए में बदलाव आप देखते हैं, या रूबरू होकर प्रधानमंत्री ने बता दिया पुतिन साहब को कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनका सब टेक्स्ट क्या है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जब भी इस तरह के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात होती है, उसमें जो टिप्पणी होती है उसकी अलग अलग परिभाषाएं हमेशा से आती रहती हैं। तो जाहिर है कि इस मुलाकात को जिस तरह से पश्चिमी देश या अमेरिका देखेगा, रूस या चीन या दूसरे देश जो शंघाई सहयोग संगठन के हैं वो उसको उस तरह से नहीं देखेंगे। और खासकर ये भी कि इन मुलाकातों में जो एक तरह से बॉडी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, जो आपसी तालमेल है आमने सामने बैठकर बात करने का, उसमें शब्दों के अलावा भी बहुत कुछ एक दूसरे से कहा जाता है। और उसमें मुझे लगता है कि भारत ने रूस के राष्ट्रपति से अपनी जो तालमेल है उसको दोहराया है और कहा है कि भारत जो है वो किसी भी दूसरे देश के दबाव में आकर ये तय नहीं करेगा कि रूस के साथ उसके कैसे रिश्ते होने चाहिए। और ये बात लगातार भारत के विदेश मंत्रालय से कही जा रही है। भारत के विदेश मंत्री लगातार कहते हैं कि भारत को किसी भी पक्ष से जुड़ने की जरूरत नहीं है, भारत अपने ही पक्ष में लगातार बना रहता है और वही हमारे लिए काफी है। तो ये मुलाकात की अलग अलग परिभाषाएं होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो अपेक्षा पहले से ही थी कि अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरह से परिभाषित करेंगे, पर ये मुलाकात पर अलग लगातार अटकलें लगाई जाना, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का इस पर ध्यान होना, मुझे लगता है कि वो एक भारत की बढ़ती हुई साख का एक उदाहरण है कि भारत के प्रधानमंत्री किससे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ये एक लगातार दिलचस्पी का विषय बना रहता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। और इस शंघाई सहयोग संगठन में देखें, भारत ही अकेला देश है जो इस संगठन में भी है और अमेरिका का बहुत ही क्लोज पार्टनर है, उसको मेजर डिफेंस पार्टनर अमेरिका मानता है और क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में भारत है। तो एक तरह से ब्रिज बिल्डिंग की भी इसमें एक तरह से बात कही जा सकती है कि भारत जो है वो दोनों संगठनों में मॉडरेशन और बैलेंस और संतुलन लाने के लिए बहुत अच्छा शायद योगदान दे सकता है। स्वाभाविक रूप सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जितनी चर्चाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट्स के बारे में होंगी, जो भी उनके मायने निकाले जाएं, लेकिन चर्चाएं यदि हो रही हैं तो स्वाभाविक रूप से जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में जो प्रासंगिकता है उसको दर्शाता है, तो वो प्रासंगिकता इससे प्रूव होती है।
एक और सवाल सर मेरा रहेगा, व्लादिमीर पुतिन साहब का ये बयान कि हम भारत की चिंताओं से वाकिफ हैं, ये तो उन्होंने भारत के संदर्भ में कहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है ये जल्द से जल्द खत्म हो। क्या इसमें कोई संदेश है राष्ट्रपति पुतिन की, कोई सोच या कोई विजन दिखाई दे रहा है युद्ध को लेकर? एक तो ये बात औपचारिक तौर पे कही जानी चाहिए, ऐसी अपेक्षा रहती है, और उन्होंने कहा भी कि वो चाहते हैं कि युद्ध समाप्त होना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है यदि उसको ध्यान से विश्लेषण करें तो ये कि 7 महीने में रूस को कोई बहुत बड़ी जीत इस युद्ध में नहीं मिली है, ऐसा लगता है। और अब रूस भी चाहता है कि किसी तरह से उनको युद्ध को समाप्त करने की, बिना उसको हार माने उसको समाप्त करने की एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, संभवता होनी चाहिए, जिससे इस युद्ध को धीरे धीरे समाप्त किया जा सके। हालांकि बहुत से युद्ध दुनिया में कोई एक खास तारीख पर खत्म नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, सेनाएं लड़ना बंद कर देती हैं, तनाव बना रहता है, कुछ हद तक फिर तनाव भी हट जाता है। और मुझे लगता है कि ये जो पूर्वी क्षेत्रों में अब ये कंसोलिडेशन रूस ने किया है, वही उनका युद्ध का उद्देश्य मुझे लगता है इस वक्त सीमित सा उद्देश्य रह जाता है। और फेस सेविंग जिसको हम कहते हैं कि किसी तरह से बिना हार माने उस युद्ध को खत्म करने की बात अब सामने नजर आती है। इसलिए रूस की तरफ से इस संगठन में खुलेआम कहना कि वो भी चाहते हैं कि युद्ध खत्म होना चाहिए, यही है कि वो भी चाहते हैं कि इसको खत्म किया जाए, पर वो कैसे खत्म किया जाए, किन शर्तों पर खत्म किया जाए, क्योंकि शुरुआत में रूस ने बहुत बड़ी बड़ी शर्तें रखी थी कि पूरे नेटो संगठन की तरफ से और अमेरिका की तरफ से ऐसे लिखित रूप से हमें सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए, जो जाहिर है कि अब संभव नहीं है। तो किस तरह से युद्ध को समाप्त किया जाए ये बात उसमें हो सकती है। और भारत के संकट की जो उन्होंने बात की, तो उसमें साफ जाहिर है कि भारत को चिंता है कि रूस के लगातार बढ़ते हुए संबंध चीन के साथ तो हैं ही, पाकिस्तान के साथ भी जो बनते हुए संबंध हैं। और आप देखें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सीधी बातचीत हुई राष्ट्रपति पुतिन के साथ, कुछ रक्षा सुरक्षा के मामले में भी आदान प्रदान होने की बात हुई है। तो भारत को चिंता है कि रूस किस तरह से चीन और पाकिस्तान से जुड़ता हुआ नजर आता है, तो उसमें भी एक तरह से एक रीअश्योरेंस देने की कोशिश है कि भारत की जो चिंताएं हैं उससे रूस बिल्कुल जागरूक है उनके प्रति। तो मुझे लगता है कि लगातार अपना तालमेल जो बहुत समय से भारत और रूस का है, उसको दोहराने की बात दोनों तरफ से हुई एक तरह से इस मुलाकात में। हालांकि पश्चिमी देशों की अपेक्षा थी कि ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए, और मुलाकात हुई। तो इससे मुझे लगता है कि भारत का जो संतुलन बनाए रखने का एक तरीका है, उसी का एक और उदाहरण है ये। और बिल्कुल सर, और पिछली मर्तबा जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो आप ही से बातचीत में इस बात पर हम सभी ने बड़ा जोर भी दिया था, और आपने भी बड़ा जोर देकर कहा था कि युद्ध रूस ने शुरू तो कर दिया है, लेकिन युद्ध की समाप्ति अब शायद रूस के हाथ में है नहीं। बात अब इस तरह से आगे बढ़ चुकी है कि रूस स्वयं बहुत असहज स्थिति में है। कैसे इसको खत्म करे, किस नोट पर खत्म करे, ये लगातार मंथन व्लादिमीर पुतिन भी कर रहे होंगे और रूस के भीतर भी हो रहा होगा। बहरहाल हम यही उम्मीद करेंगे कि इस पूरे युद्ध का, इस पूरे हिंसक प्रकरण का पटाक्षेप जल्द से जल्द हो, और यही उम्मीद हमारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण के लिए वक्त निकाला आपने। थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, उज्बेकिस्तान में एससीओ सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति पुतिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मिले, लेकिन जो सहजता, जो गर्मजोशी भारतीय प्रधानमंत्री के साथ मिलने की थी पुतिन की, वो अलग दिखाई दी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ। और इस मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जो कहा यह जा रहा है अनौपचारिक रूप से कि पुतिन को एक अच्छा एंटरटेनमेंट दी गई। उज्बेकिस्तान के समरकंद में मंच तैयार था, मौका भी माकूल था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने पाकिस्तान की पीएम शहबाज शरीफ थे।
बातचीत शुरू होती है। शहबाज शरीफ कुछ कहते, इससे पहले शरीफ पुतिन के सामने मदद मांगते नजर आए। Can somebody help me? Can somebody help me? तस्वीरें आपके सामने है। शहबाज शरीफ के कान पर लगा ट्रांसलेटर एक के बाद एक कर कई बार गिर पड़ा। शरीफ लाचार थे। आखिरकार उन्होंने कहा, क्या कोई मेरी मदद करेगा? Can somebody help me? Can somebody help me? दरअसल पुतिन और शरीफ बातचीत के लिए आमने सामने बैठे थे। पुतिन रूसी भाषा बोलते और समझते हैं, इसलिए ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। पुतिन ने तुरंत अपने कान पर ट्रांसलेटर लगा लिया और बोलने लगे। Уважаемый господин премьер-министр, लेकिन इस दौरान शहबाज शरीफ का ट्रांसलेटर उनके कान से गिर गया। उन्होंने कई बार लगाने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रांसलेटर को अपने कानों से नहीं लगा सके। आखिरकार शरीफ साहब को मदद मिली और बातचीत शुरू हुई। लेकिन इस वीडियो को लेकर शहबाज शरीफ अपने ही देश में ट्रोल्स के शिकार बन रहे हैं। जब ट्रांसलेटर संभालने में इतनी मुश्किल हुई तो आखिर बात कैसे रखी होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से इससे जुड़े खतरे भी बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग में जुए के घालमेल को रोकने के लिए भारत सरकार सख्त है और जल्द ही इस पर कड़े नियम भी लागू करने की तैयारी है। एक सरकारी पैनल ने भारत में ऑनलाइन गेम्स के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने की सिफारिश की है। यह रेगुलेटरी बॉडी ऐसी गेमिंग एप्स पर नजर रखेगी जो स्किल या लक बाय चांस पर आधारित है। पैनल ने इन गेमिंग एप्स के जुए के अड्डे में तब्दील होने से रोकने के लिए नियम भी बनाने पर जोर दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक देश में गेमिंग सेक्टर को रेगुलराइज करने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए शीर्ष अधिकारियों के पैनल ने कई महीनों की कवायद के बाद एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। माना यह जा रहा है कि यह ड्राफ्ट भारतीय ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए कई सलाह दी है। इसमें कहा गया है कि देश को नए ऑनलाइन गेमिंग कानून की आवश्यकता है जो सरकार को प्रतिबंधित गेमिंग फॉर्मेट्स के खिलाफ सजा देने और ब्लॉक करने की शक्ति दे। पैनल ने यह भी साफ किया है कि यह लीगल फ्रेमवर्क सभी तरह के स्किल गेम्स पर लागू हो, चाहे वो फ्री हो या फिर पे टू प्ले फॉर्मेट के तहत सेवाएं दे रहे हों। ड्राफ्ट में अलग रेगुलेटरी बॉडी बनाने का सुझाव भी दिया गया है। कहा गया है कि इस बॉडी को साफ करना चाहिए कि कौन से गेम गेम ऑफ स्किल है और कौन से गेम ऑफ लक है। इन्हीं के आधार पर इन्हें सर्टिफाई किया जाना चाहिए। ड्राफ्ट में गेमिंग पब्लिशर्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स तय करने और ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म बनाने पर भी जोर दिया गया है। पैनल ने गैम्बलिंग की बजाय केवल ऑनलाइन स्किल गेम्स को ही मान्यता देने की सिफारिश की है। पैनल ने कहा है कि गैर कानूनी ऑफशोर बेटिंग और गैम्बलिंग वेबसाइट्स भारतीय यूजर्स के बीच पॉपुलर हो रही हैं और इससे बचाव के लिए पैनल ने प्रस्तावित डिजिटल इंडिया कानून में प्रतिबंधित गेम्स की लिस्ट शामिल करने की सिफारिश की है। पैनल की इस ड्राफ्ट रिपोर्ट के आधार पर अब केंद्रीय आईटी मंत्रालय एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा। पैनल की ड्राफ्ट रिपोर्ट में गेम ऑफ स्किल्स और गेम ऑफ लक को परिभाषित करने की बात कही गई है। लेकिन ये गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ लक होते क्या हैं? इसकी आम परिभाषा देखें तो गेम ऑफ स्किल उन्हें कहा जाता है जिसमें आप अपनी स्किल का इस्तेमाल यानी कि हुनर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह गेम में जो इस तरह के गेम्स होते हैं उसमें प्लेयर्स की एक्सपर्टीज होनी जरूरी है और बेहतर कौशल दिखाने वाला प्लेयर ही गेम जीत पाता है। ऑनलाइन चेस समेत कई ऐसे गेम्स हैं जहां पर स्किल के आधार पर रियल मनी कमाने का ऑप्शन होता है। वहीं अगर बात करें गेम ऑफ चांस की या गेम ऑफ लक की, तो इसमें स्किल से ज्यादा लक काम करता है, यानी कि जीतने के लिए आपको कोई स्किल नहीं दिखानी है और ज्यादातर काम लक के आधार पर होता है, चांस के आधार पर होता है। स्पोर्ट्स बेटिंग, कसिनो गेम्स, पोकर गेम्स ये गेम ऑफ चांस में कहे जाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसके लिए हमें भारत में तेजी से बढ़ रहे मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री को देखना होगा।
ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक बन चुका है। भारत में करीब 43 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग ऐप यूजर्स हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप यूजर्स में आधे से ज्यादा लोग 15 से 64 साल के बीच की उम्र के हैं। कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन गेमिंग यूसेज 65% बढ़ा और इस दौरान 76 करोड़ डाउनलोड हुए हैं। केपीएमजी की माने तो वित्त वर्ष 2021 में भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री 13,600 करोड़ की थी और 2025 तक इसके 29,000 करोड़ होने की उम्मीद भी है। बच्चों की जिंदगी में सोशल मीडिया की घुसपैठ ने पेरेंट्स के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। ऐसे में इंस्टाग्राम बच्चों के लिए नई सेटिंग्स लेकर आया है। इस सेटिंग्स के जरिए पर बच्चों की एक्टिविटी को उनके पेरेंट्स के जरिए कंट्रोल किया जा सकेगा। क्या है ये सेटिंग या फीचर और कैसे बच्चों की ये मदद करेगा, या पेरेंट्स कैसे निगरानी कर पाएंगे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर अपने बच्चों की जो भी वो सर्फिंग कर रहे हैं या जो भी इस्तेमाल उसका कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर आजकल बच्चों की मौजूदगी और इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसका बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। इंस्टाग्राम हो या फेसबुक या फिर स्नैपचैट या यूट्यूब, तमाम बच्चों का पढ़ाई से ज्यादा वक्त इन्हीं ऐप पर गुजरता है। खासकर कम उम्र की लड़कियों में डिप्रेशन की एक बड़ी वजह ये सोशल ऐप बनते जा रहे हैं। स्लिम दिखने से लेकर पहनावे तक में ये ऐप टीनेज की लड़कियों को न केवल प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि इनके खान पान के पैटर्न के बदलाव के साथ इनमें स्लैंग लैंग्वेजेस का चलन भी तेजी से बढ़ा है। ऐसे में बच्चों में सोशल मीडिया की बढ़ती लत को देखते हुए इंस्टाग्राम ने 16 साल तक के बच्चों के लिए पेरेंटल सुपरविजन नाम के नई सेटिंग को भारत में इंट्रोड्यूस किया है। इससे बच्चों की इंस्टाग्राम पर किसी भी गतिविधियों पर उनके पेरेंट्स नजर बनाए रख सकेंगे। खासकर सेंसिटिव कंटेंट से बच्चों को बचाने के लिए इंस्टाग्राम इस नए फीचर को लाया है। पेरेंटल सुपरविजन कंट्रोल की मदद से पेरेंट्स ये जान सकेंगे कि उनके बच्चे ने इंस्टाग्राम पर कितना समय बिताया, क्या देखा और किसे फॉलो किया। बच्चों के सर्च रिजल्ट को भी पेरेंट्स देख सकेंगे। इतना ही नहीं, किसी अकाउंट को कोई बच्चा रिपोर्ट करता है तो इसकी जानकारी भी उनके पेरेंट्स को पता लग जाएगी। फिलहाल बच्चे सेंसिटिव कंटेंट या उससे जुड़े किसी भी कीवर्ड, सर्च रिजल्ट, हैशटैग पेज, रील्स और फीड देखने की कोशिश करेंगे तो पकड़े जाएंगे। इससे पहले भी इंस्टाग्राम बच्चों में सेंसिटिव कंटेंट कंट्रोल को लेकर 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए लेस विकल्प की सेटिंग ला चुका है। इसमें बच्चों को स्क्रीन पर कोई अडल्ट कंटेंट नहीं दिखाई देता है। एक स्टडी में पता चला कि पूरे दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट लाइक करने, मैसेज का जवाब देने और दोस्तों से चैट करते रहने से बच्चों के मानसिक तौर पर बीमार पड़ने का खतरा रहता है। इससे बच्चों का इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट प्रभावित हो रहा है। साथ ही सोशल मीडिया में फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी दूसरों से पिछड़ने का डर पैदा कर रहा है। इससे वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। फिलहाल तो सोशल मीडिया पर 13 साल से कम उम्र के बच्चे अपना अकाउंट नहीं खोल सकते, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फर्जी तरीके से बच्चे खाते खोलकर धड़ल्ले से सेंसिटिव कंटेंट देख रहे हैं। जबकि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल और फेसबुक जैसे दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर 16 साल या 18 साल से कम उम्र के बच्चों को एडल्ट कंटेंट पर जाने की परमिशन प्रतिबंधित है। लेकिन इस तरह की सेटिंग और प्रतिबंधों से ज्यादा जरूरी यह है कि हम बच्चों को सोशल मीडिया का उतना ही इस्तेमाल करने दें जितना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब बात आपके घर की। आने वाले दिनों में नोएडा में घर या प्लॉट खरीदना महंगा हो सकता है। शहर में सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। 8% से 20% तक सर्किल रेट बढ़ सकते हैं और माना यह जा रहा है कि कोरोना के चलते 3 साल से रेट नहीं बढ़े। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कितनी महंगी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक यादव जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या खबर है और क्या कहानी है ये? बेसिकली तो कहानी आपने कह दी कि 8 से 20% का सर्किल रेट जो बढ़ने वाला है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, उसकी जो समीक्षा थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। जो मंथन था, चिंतन था, वो सब हो चुका है। अब बारी है कि डेवलपर से, इंडस्ट्रीज से, किसानों से बात करके जो उनकी आपत्तियां हैं वो एक बार ले ली जाए और उसके बाद फाइनल जो रेट है वो मार्केट में आ जाए। लेकिन जो अनुमान है वो ये है कि 8 से 20% तक सर्किल रेट बढ़ जाएगा। अच्छा, इस सर्किल रेट जो नहीं जानते जो दर्शक, होता क्या है ये सर्किल रेट?
बुनियादी तौर पर आप देखिए कि जैसे किसी भी शहर में तमाम प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हर कोई अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी ना बेचे, इसलिए हर इलाके का एक सर्किल रेट होता है। तो वो सर्किल रेट जिलाधिकारी तय करता है कि मान लीजिए जिलाधिकारी ने किसी एरिया में, आप मान लीजिए मुंबई के वर्ली में है, मुंबई के वर्ली में अगर 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट सरकारी रेट है, तो वो जो रजिस्ट्री होती है उस समय वो सरकारी रेट के आधार पर ही रजिस्ट्री की जाएगी। इसी तरह से पूरे भारत में जो जिले होते हैं, वो जिले के अलग अलग एरिया का जिलाधिकारी तय करता है रेट, और उस रेट के आधार पर रजिस्ट्री की जाती है। अन्यथा आप कैसे पता करेंगे? मैं कहूंगा मेरी प्रॉपर्टी 1,000 रुपए स्क्वायर फीट है, अगला कहेगा 10,000 स्क्वायर फीट है, तो वो एक मनमानी ना हो। सर्किल रेट बढ़ रहा है 8% से 20% नोएडा और आसपास में, तो कितनी प्रॉपर्टी कितनी महंगी हो जाएगी? देखिए, वो तो डिपेंड करता है कि किस एरिया में क्या प्रॉपर्टी का पहले सर्किल रेट था और उस पे अब क्या बढ़ रहा है। इसमें जो मेन एक समझने वाली बात है दीपक, मैं आपको बता दूं, वो ये है कि सर्किल रेट के अलावा जो सेक्टर्स हैं वहां पर उनकी जो कैटेगरी है वो भी बढ़ेगी। अच्छा। यानी कोई सेक्टर मान लीजिए बी कैटेगरी का था, उसको ए कैटेगरी में लाया जा रहा है, कुछ सी के थे ए में बी में लाया जा रहा है। इस तरह से जिस तरह की सुविधाएं बढ़ी हैं उसको देखते हुए सेक्टर भी अपग्रेड हो रहे हैं। एक और अहम बात कि जो लोकेशन चार्जेस हैं उनमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। अगर किसी रेजिडेंशियल प्लॉट के सामने पार्क है, ग्रीन बेल्ट है, तो वहां पर 5% का एक्स्ट्रा बढ़ोतरी रहेगी। इसके अलावा अगर मेट्रो रूट पर कोई प्रोजेक्ट है, मेट्रो स्टेशन के आसपास कोई प्रोजेक्ट है, तो उसमें भी 5% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एक्सप्रेस वे के अगल बगल अगर कोई प्लॉट है, एक्सप्रेस वे के दाहिने या बाएं, तो उसमें भी 7% के हिसाब से बढ़ोतरी हो सकती है। और किसी प्लॉट के पास अगर मेट्रो स्टेशन भी है, एक्सप्रेस वे भी है, पार्क भी है, यानी जबरदस्त प्राइम लोकेशन वाला है, तो उसमें 15% तक भी बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। धन्यवाद। चलिए एक छोटा सा ब्रेक अब लेते हैं, और ब्रेक के उस पार आपके बीच में कुछ और खबरों को लेकर हाजिर होंगे, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कहां बनी प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे पर खास 56 इंच वाली थाली। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए इंडिया 360। नई कार खरीदने से पहले एको इंश्योरेंस कंपनी चेक करे और 45,000 तक बचाए। मैं हर दिन हर एक बहन व उसके परिवार की स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रतिबद्ध हूँ। हर एक त्योहार व खुशी के अवसर पर अपने घर में पतंजलि गाय का घी, कच्ची घानी सरसों तेल, राइस ब्रान ऑयल तथा पतंजलि के शुद्ध सात्विक व पौष्टिक उत्पाद ही घर लाएं। अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाएं। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Once in a blue moon, cops stop you. Only to say thank you. Your yawn sounds like... Whoa. Once in a blue moon is also when you use your health insurance. But why? Choose a health insurance that you can use every day, not just one day.
FG Health Absolute, the everyday health insurance. नो स्मेल, जापानीज टेक्नोलॉजी वाला पेंट प्लस, नैरोलैक इंप्रेशंस कश्मीर। अपने घर की रौनक नैरोलैक से बढ़ाओ, हर दिन दिवाली ऑफर पाओ। माँ के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा स्वादिष्ट व सेहतमंद पतंजलि गाय का देसी घी खाइए, अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। जल्द ही देश में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। इसके लिए रेलवे और सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। भारत अगले साल यानी कि 2023 में इसकी शुरुआत करने जा रहा है और इसकी घोषणा खुद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। भारत में जल्दी हाइड्रोजन ट्रेनें पटरियों पर दौड़ती नजर आएंगी। इसका ऐलान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। रेल मंत्री के मुताबिक 2023 तक इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन आने के बाद देश में रेलवे की रफ्तार में और तेजी आएगी। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की खासियत भी जान लीजिए। दरअसल हाइड्रोजन ट्रेन की आवश्यक बिजली की आपूर्ति एक ईंधन सेल के माध्यम से की जाती है, जो हवा में ऑक्सीजन के साथ ट्रेन की छत पर स्टोर की गई हाइड्रोजन को मिलाकर ऊर्जा पैदा करती है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। हाइड्रोजन पावर सिस्टम को मौजूदा हाइड्रोजन ईंधन सेल ट्रेनों से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम स्पीड पर 1000 किलोमीटर तक की लंबी दूरी तय की जा सकती है। इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तुलना में ये 10 गुना अधिक दूरी तय करती है और इसमें ईंधन भरने में भी अधिक समय नहीं लगता। 20 मिनट में 18 घंटे की दूरी तय करने जितना ईंधन भरा जा सकता है। कंसल्टिंग फर्म रोलैंड बर्जर की एक रिपोर्ट के अनुसार डीजल या इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रेनों की तुलना में इसकी लागत बेहद कम आती है। हाइड्रोजन एक बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है और साथ ही इको फ्रेंडली होने के कारण ये उन क्षेत्रों के लिए अधिक जरूरी है जहां प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन चुका है। भारत में भले ही अब हाइड्रोजन ट्रेनों की शुरुआत की बात हो रही हो, लेकिन जर्मनी ने अगस्त महीने में हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत कर दी है। जर्मनी ने हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत लोअर सैक्सोनी से की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइड्रोजन ईंधन सेल ड्राइव वाली 14 ट्रेनों का निर्माण फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम ने किया है। जर्मनी में डीजल से चलने वाली ट्रेनों की जगह अब इसे चलाया जाएगा। इन ट्रेनों से सालाना 16 लाख लीटर डीजल की बचत होगी। एल्स्टॉम के अनुसार प्रत्येक ट्रेन की क्षमता 999 किलोमीटर की दूरी तय करने की होगी। इसकी अधिकतम रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। दुनिया ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के रूप में देख रही है। कई कंपनियां, निवेशक, सरकारें और पर्यावरणवादी मानते हैं कि ये ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को खत्म करने में मददगार साबित होगा और दुनिया को और गर्म होने से बचाएगा। इसके साथ ही पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन स्वाति पीरामल को फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। मुंबई में आयोजित एक समारोह में स्वाति पीरामल को नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें बिजनेस और इंडस्ट्री, विज्ञान, मेडिसिन, आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। इस मौके पर पीरामल ने अपने सहयोगियों को धन्यवाद दिया और कहा कि वो दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए ज्यादा काम करेंगी। This is the greatest honor. Your award touches my heart. The load of life is lighter. I dream, ladies and gentlemen, of reducing the burden of disease and make a positive difference to the world around us, to do well and to do good. Ensemble, a pour toucher le ciel, like the song goes, et parle aux étoiles. La France, Paris, c'est pas laisser si beau quand on parle. France and India, friends forever. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में लगातार जोश है और वो आयोजन करने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां दूसरी तरफ आम लोग भी उनके जन्मदिन को स्पेशल बनाना चाहते हैं और इसी कड़ी में दिल्ली में एक रेस्टोरेंट ने अपने यहाँ 56 इंच मोदी जी नाम की स्पेशल थाली तैयार की। टेबल पर दिख रही इस थाली में कितने पकवान हैं, हम और आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं।
छोटी छोटी कटोरियों में स्वादिष्ट खाना सजाया जा रहा है। दाल, सब्जियां, पापड़, गुलाब जामुन और ना जाने क्या क्या। खाना ऐसा कि देखकर ही भूख लग जाए, लेकिन देखने में ये थाली जितनी लजीज लग रही है उससे ज्यादा दिलचस्प इस थाली का नाम है और इसे तैयार किए जाने का कारण है कि मोदी जी को स्पेशल एक बर्थडे गिफ्ट दिया जाए उनके बर्थडे की सेलिब्रेशन पे। और वो बर्थडे गिफ्ट क्या हो सकता था, हमने काफ़ी विचार किया अपने मन में। अब मोदी जी को क्या अच्छा लगेगा, तो हम मोदी जी को तो बुला नहीं पाएंगे या बुलाएंगे शायद वो आना पाए बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो हमने ये सोचा है कि जितने भी भक्त हैं मोदी जी के सब आए, थाली खाएं। दरअसल ये थाली दिल्ली के कनॉट प्लेस का ऑर्डर टू पॉइंट ओ रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट के मालिक सुवीत कालरा हैं, जिन्होंने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक प्रतियोगिता शुरू करने का फैसला किया है। इस प्रतियोगिता के मुताबिक जो भी इस थाली को 40 मिनट में खत्म करेगा उसे 8.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। 2 लोग अगर मिलके 40 मिनट में ये थाली खत्म कर लेते तो 8.5 लाख रुपए का रिवॉर्ड भी है हमारी तरफ। यही नहीं, इस बीच रेस्टोरेंट में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक और प्रतियोगिता जारी रहेगी। 17 से 26 सितंबर के बीच जो लोग यहां आकर खाना खाएंगे उनमें से किसी एक लकी जोड़े को ये रेस्टोरेंट केदारनाथ धाम की यात्रा पर भेजेगा। 17 से लेके 26 के बीच में जितने भी लोग यहाँ आते हैं उनमें से एक लकी कपल को हम केदारनाथ का ट्रिप स्पॉन्सर करेंगे, होटल स्टे प्लस द ट्रिप आना जाना। वैसे तो देश भर में लोग पीएम मोदी के जन्मदिन पर अपनी अपनी ओर से अनोखी भेंट देने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही एक कोशिश इस रेस्टोरेंट ने भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत में 70 सालों का लंबा इंतजार खत्म हो रहा है। नामीबिया से खास विमान से 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं। कल सुबह ये चीते भारत पहुंच जाएंगे। नामीबिया से ये चीते स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट से ग्वालियर लाए जाएंगे। पहले जयपुर पहुंचने का ये प्लान था, लेकिन अब खास विमान ग्वालियर में लैंड होगा। फिर ग्वालियर से इन चीतों को हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क लाया जाएगा। इन चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क पूरी तरह से तैयार है। भारत के जंगलों में फिर दौड़ेगी बिग कैट। नया घर तैयार, चीते का इंतजार। ठीक 70 साल बाद भारत के जंगलों में सबसे खूबसूरत और सबसे तेज दौड़ने वाली बिग कैट यानी चीता दोबारा दौड़ेगा। मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क चीता के स्वागत के लिए तैयार कर लिया गया है। यहाँ पहले बैच में लगभग 1 दर्जन चीते अफ्रीका से लाए जाएंगे। सदियों से यही इलाका चीतों का घर था और यहीं से दोबारा उन्हें बसाने की शुरुआत की जाएगी। भारत में चीता दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए जाएंगे। नामीबिया की चीता कंजर्वेशन फंड की डायरेक्टर डॉक्टर लॉरी मार्कर ने 14 से 17 जून तक कूनो नेशनल पार्क का दौरा किया और पार्क में चीता को बसाने की तैयारियों का जायजा लिया। ये संगठन अफ्रीका में चीता संरक्षण के लिए काम करता है और भारत लाए जाने वाले चीते यहीं से लाए जाएंगे। कूनो नेशनल पार्क का चुनाव लंबे विचार विमर्श के बाद किया गया है। यहाँ अफ्रीका से लाए जाने वाले चीतों को वैसा ही वातावरण मिलेगा जैसे वातावरण के वो आदी हैं। चीता छोटे हिरण और सुअर के शिकार पर जिंदा रहता है, जिसकी कूनो में भरपूर आबादी है। अधिकारियों को उम्मीद है कि कूनो नेशनल पार्क का विशाल फैला हुआ जंगल चीता को पसंद आएगा। कूनो पार्क और इसके बफर जोन को मिलाकर 1235 वर्ग किलोमीटर का घना जंगल है। इससे सटा हुआ श्योपुर का 3000 वर्ग किलोमीटर का टेरिटोरियल फॉरेस्ट भी है। पार्क के बीच से कूनो नदी बहती है, जिससे यहाँ कभी पानी का संकट नहीं होता। इसके अलावा पार्क के अंदर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पीने के पानी के इंतजाम किए हैं। जिस बाड़े के अंदर शुरुआत के हफ्तों में चीता रखे जाएंगे, उनके भीतर कई जगह पीने के पानी के ऐसे टैंक बनाए गए हैं जो चीता के काम आएंगे और उन दूसरे जानवरों के भी जिनके साथ चीता का जीवन जुड़ा हुआ है। बाड़े के अंदर ही चीता पहली बार भारतीय जंगल के खुद को ढालना और शिकार करना सीखेगा। उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के जंगलों में चीता एक बार फिर
हवा से बातें करता हुआ दौड़ेगा। मध्य प्रदेश बाघ, तेंदुआ, भेड़िए और वल्चर की सबसे ज्यादा तादाद के बाद भारत का इकलौता राज्य बन जाएगा जिसके पास चीता की भी सबसे ज्यादा तादाद है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, कूनो नेशनल पार्क, जिला श्योपुर। और अब देखते हैं मोबाइल गैजेट्स की दुनिया से इस हफ्ते कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं, क्या क्या नया लॉन्च हुआ, क्या क्या आने वाला है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। हाय, मैं हूं नेहा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं टेक टॉप 10। Vivo की लेटेस्ट स्मार्ट टीवी रेंज से लेकर 200 मेगापिक्सल कैमरा वाले स्मार्टफोन तक। चलिए देखते हैं इस हफ्ते क्या रही टेक की दुनिया में सबसे बड़ी खबरें। इस हफ्ते एप्पल ने लॉन्च किया अपना मोस्ट अवेटेड OS iOS 16। इसमें न्यू लॉक स्क्रीन्स, विजुअल लुकअप, फोरग्राउंड ब्लर, आई मैसेज के नए फीचर्स और कंटिन्यूटी जैसे कई नए फीचर्स लॉन्च किए गए। Vivo ने की अपनी लेटेस्ट GLOLED टीवी सीरीज लॉन्च। ये सीरीज 4 स्क्रीन साइजेस 43, 50, 55 और 65 इंच में लॉन्च की गई है। GLOLED टेक्नोलॉजी Vivo ने स्पेशली QLED OLED टीवीज जैसी अच्छी ब्राइटनेस और साउंड एक्सपीरियंस देने के लिए बनाई है ताकि अफोर्डेबल रेंज में भी यूजर्स को अच्छा एक्सपीरियंस मिले। 43 इंच वेरिएंट दिवाली के अराउंड रिलीज किया जाएगा। Realme ने लो बजट स्मार्टफोन्स की रेंज में लॉन्च किया Realme C30s। ये फोन 5000 mAh की बैटरी, 6.5 इंच फुल स्क्रीन LCD डिस्प्ले से लैस है। साथ ही इसमें 2 स्टोरेज वेरिएंट्स भी अवेलेबल हैं। Vivo ने लॉन्च किया अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन Vivo Y22। ये फोन 6.5 इंच डिस्प्ले, MediaTek MT6769 SoC और 5000 mAh की बैटरी से लैस है। कैमरा की बात करें तो इसमें 50 MP मेन कैमरा और 8 MP फ्रंट कैमरा है। JBL ने लॉन्च किए अपने नए वायरलेस हेडफोन्स JBL Quantum 350। 40 mm ड्राइवर्स और डिटैचेबल बूम माइक्रोफोन से लैस ये हेडफोन्स गेमर्स के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। कंपनी के अकॉर्डिंग हेडफोन्स सिंगल चार्ज में 22 घंटे की बैटरी लाइफ दे सकते हैं। Oppo ने की अपनी लेटेस्ट Oppo F21s Pro सीरीज लॉन्च। F21s Pro में है सेगमेंट फर्स्ट माइक्रो लेंस कैमरा, 64 MP AI कैमरा। वहीं F21s Pro 5G में भी 64 MP मेन कैमरा है। इसके साथ F21s Pro 5G में इंडस्ट्री फर्स्ट ड्यूअल ऑर्बिट लाइट्स हैं। Realme ने इंडिया में लॉन्च किया Narzo 50i Prime। इसमें है Unisoc T612 प्रोसेसर, 6.5 इंच डिस्प्ले, 8 MP AI कैमरा और 5000 mAh की मैसिव बैटरी। एक्शन कैमरास के लिए फेमस GoPro ने लॉन्च की अपनी Hero 11 Black सीरीज। इसमें 3 कैमरास हैं, Hero 11 Black, क्रिएटर एडिशन और मिनी। Hero 11 Black और मिनी में है अपग्रेडेड सेंसर, 5.3K वीडियो कैपेबिलिटी और हाइपर स्मूथ 5.0 टेक्नोलॉजी। वहीं क्रिएटर सीरीज व्लॉगिंग, फिल्म मेकिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए लॉन्च की गई है। Amazfit ने लॉन्च की अपनी नई स्मार्ट वॉच GTR 4। इसमें है ब्लूटूथ कॉलिंग, 14-डे बैटरी लाइफ और 1.43 इंच AMOLED डिस्प्ले। साथ ही इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग जैसे फीचर्स भी हैं। 200 मेगापिक्सल मैसिव सेंसर के साथ लॉन्च हुआ Motorola Edge 30 Ultra। इसमें है Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 चिपसेट, 125 वॉट फास्ट चार्जिंग और ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप विद 50 MP मेन कैम। साथ ही Edge 30 Ultra में एडवांस HDR टेक्नोलॉजी और 4610 mAh की बैटरी भी है। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप 10 टेक न्यूज। अगले हफ्ते आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच अब खार्किव के इजुम में एक सामूहिक कब्र मिली है। यहाँ लगभग 440 शवों को एक ही स्थान पर दफनाया गया। कब्र में 17 यूक्रेनी सैनिकों की डेड बॉडी भी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसकी जानकारी दी है। कब्रगाह की तस्वीरों में लकड़ी के क्रॉस दिखाई दे रहे हैं। घटना की जांच कर रहे खार्किव रीजन की जांच अधिकारी ने बताया इसमें कुछ लोग एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। बाकी के शवों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। फिलहाल इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए जांचकर्ताओं और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम यूक्रेन भेज दी।
लैटिन अमेरिकी देशों में शामिल मेक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू और ब्राजील में बढ़ती महंगाई से हालात बदतर होते जा रहे हैं। अकेले ब्राजील में 3 करोड़ 30 लाख लोग भुखमरी के कगार पर हैं। इससे इन देशों में न सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता का खतरा पैदा हो रहा है, बल्कि गृह युद्ध जैसी स्थिति का खतरा भी बढ़ गया है। वैश्विक स्तर पर खाद्य और ईंधन की कीमतों को कम करने का दुनिया भर की सरकारों पर दबाव है। अमेरिका के अलावा भीषण गर्मी की वजह से यूरोप भी गंभीर सूखे का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आने वाले दिनों में खाद्यान्न संकट के गहराने के आसार हैं। जर्मनी में ट्रांसजेंडर विरोधी हमले में एक ट्रांसजेंडर की मौत के बाद यह सवाल उठने लगा है कि देश में समलैंगिक लोग कितने सुरक्षित हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बीते कुछ समय से इस तरह के हमलों की कई खबरें आई हैं। मुंस्टर में क्रिस्टोफर स्ट्रीट डेज फेस्टिवल में हुए हमले में माल्टे सी नामक एक ट्रांसजेंडर पुरुष की मौत हो गई। दरअसल फेस्टिवल के दौरान समलैंगिक महिलाओं को कुछ लोग परेशान और अपमानित कर रहे थे। माल्टे ने इन महिलाओं को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया। ऐसे में हमलावरों ने माल्टे पर ही हमला बोल दिया और सिर में गहरी चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को लेकर राहत देने वाली खबर दी है। हेल्थ एजेंसी के डायरेक्टर का कहना है कि उन्हें महामारी का अंत करीब नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल दुनिया भर के देश इससे तेजी से उभर रहे हैं। WHO के मुताबिक 5 सितंबर से 11 सितंबर के बीच मरीजों में 28% की गिरावट आई है, तो वहीं उसके पहले वाले हफ्ते में यह आंकड़ा 12% था। WHO ने साफ किया कि बदलते हालात में कोविड के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। ग्लोबल हेल्थ एजेंसी ने इसके लिए 100% वैक्सीनेशन पर जोर दिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।